इन 330 वोल्ट को इसने क्या किया, बूस्ट करके यहां पर 400 वोल्ट बना दिए इस लाइन पर, और यही 400 वोल्ट इसने इस सेक्शन को भी दे दिए। जो 12 वोल्ट 16 एम्पियर की पावर सप्लाई है इसको दिए इसने, वो वोल्टेज 12 वोल्ट 16 एम्पियर वो बना के हमें दे दिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मेरे पास ये सोनी प्ले स्टेशन PS4 की पावर सप्लाई है ADP 200ER। सप्लाई कोई भी हो, इस चीज को आप भूल जाएं, आपने उसका फंक्शन देखना है कि वो सप्लाई, उसका डिजाइन कैसा है। पावर सप्लाई कोई भी होगी, एक तो उसका इनपुट फिल्टर सर्किट उसका लाजमी है, इसके बाद उसकी DC रेल होगी जिसमें ब्रिज है, कैपेसिटर है, मॉसफेट और SMPS कंट्रोलर होगा, कोई ना कोई IC लगी होगी जो कि स्विच करवाएगी, और आउटपुट में रेक्टिफायर और फिल्टर और कैपेसिटर, ये चीजें होगी। कुछ पावर सप्लाईज ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक अलहदा से स्टैंड बाई पावर लगा दी जाती है। स्टैंड बाई पावर नेक्स्ट सर्किट को पावर ऑन करवाती है, यानी उसको मदरबोर्ड को एक्टिवेट करवा देती है, ऑन होने के काबिल करा देती है। लेकिन वो सिस्टम ऑन नहीं होता जब तक उसको PS ऑन कमांड नहीं देते, पावर सप्लाई ऑन की कमांड नहीं देते। वो क्यों लगाई जाती है कि स्टैंड बाई पावर एक लो पावर कंजम्पशन पावर सप्लाई होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर वो इस्तेमाल नहीं करती, वो जस्ट सर्किट को एक अलाइव रखती है कि वो सर्किट काम करने के लिए एक्टिव रहे। लेकिन जब उस सर्किट से काम लेना होता है तो फिर हम नेक्स्ट सर्किट को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसकी स्पेसिफिकेशन में ये लिखा है, सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट की है और इसका मॉडल ADP 200 है। 100 से 240 वोल्ट 2.5 एम्पियर 50-60 हर्ट्ज। तो ये इसकी इनपुट्स हैं। और DC आउटपुट देखिए तो पहली स्टैंड बाई पावर जिसको कहते हैं वो 4.8 वोल्ट नॉमिनल है, 5 वोल्ट तक ये जा सकती है, और 1.5 एम्पियर। और दूसरी पावर जो है वो 12 वोल्ट और 16 एम्पियर है। अभी देखें, ये बहुत बड़ी पावर है, 12 वोल्ट 16 एम्पियर। तो जब हम 12 वोल्ट 16 एम्पियर की बात करेंगे तो ये एक हैवी पावर है, ज्यादा पावर चाहिए। नॉर्मली ये भी सप्लाई मदरबोर्ड को ऑन करवा देगी, प्रोसेसर को ऑन करवा देगी, लेकिन फंक्शन नहीं करवाएगी। फंक्शन इसने करवाना है। चले हम इस सर्किट को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से, सब दोस्तों से, जितने भी आप मेरी वीडियोस देखते हो, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि आप लोग मेरे काम को सराहते हो, मुझे मेरे काम को पसंद करते हो, जो मैं आप लोगों के लिए एफर्ट करता हूँ, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रहा, मैं आपके व्हाट्सएप के मैसेज के जवाब नहीं दे सकता। उसके कुछ रीज़न है। एक तो यह है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं। मेरा चूँकि 2 चैनल है, एक इंग्लिश है और एक उर्दू है, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स और हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स उर्दू, तो दोनों पे मुझे कमेंट्स भी आते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप मैसेजेस भी होते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मेरी फैमिली के मेंबर, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं। जब मैं उनको रिप्लाई नहीं देता तो 2-3 दिन वो वेट करने के बाद वो मुझे कॉल करते हैं कि जी हमने आपको मैसेज किया था, आपने जवाब नहीं दिया। तो वो उसका मैसेज का जवाब मैं फिर उनको उनकी कॉल के बाद देता हूँ। ये एक मेरी थोड़ी सी मजबूरी है क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन है और मैंने अपने ऑफिस को भी मैनेज करना होता है। एक तो रिक्वेस्ट ये हो गई। दूसरी रिक्वेस्ट हो गई कि मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इन्वर्टर पे और MPPT चार्जर पे मेरे लिए कोई चीज अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल नहीं है। मैं आपको इन डिटेल उसमें जाके डिस्कस कर सकता हूँ, उसमें बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने सर्किट को देखना है और बता देना है। ये भी पावर सप्लाई मेरे पास कोई रिपेयर के लिए नहीं आई। मैंने, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि सर आप PS4 की पावर सप्लाई पे वीडियो बनाइए। मैंने यहाँ पे मुझे नहीं मिली, मैंने ये इंग्लैंड से परचेज की, ये मुझे वहाँ से $7 में मिली। जो इन्वर्टर है, जॉर्डन के अंदर रहते हुए मैं इन्वर्टर पे वीडियो नहीं बना रहा। क्यों? मुझे बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट्स भी आते हैं कि सर इन्वर्टर पे, ऑनलाइन UPS पे, अभी ये चीज़ें जॉर्डन में इस्तेमाल नहीं हो रही। क्यों? कि यहाँ पे सोलर जो है वो जॉर्डन में ममनू तो नहीं है, लेकिन अगर आपने
यानी मना नहीं है, अगर आपने लगाना है तो आप एप्लीकेशन दें, गवर्नमेंट आपको परमिट करेगी, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे और उसका सालाना टैक्स पे करेंगे आप गवर्नमेंट को कि आप सोलर यूज़ कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको हर उस नुक्ते तक, हर उस पॉइंट तक लेके जाया जाए जहां तक आपको उससे फ़ायदा हासिल हो सके। दूसरी ये है कि मेरे पास आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है और मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हूँ कि आप लोग इतनी चाहत से मुझे कहते हो कि सर इस पे वीडियो बनाएं, इस पे वीडियो बनाएं। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। तकरीबन मेरे पास 1000 से ज़्यादा आप लोगों के मैसेज आते हैं, जो भी कमेंट आता है मैं उसको टास्क लिस्ट में लिख लेता हूँ। अपनी टास्क लिस्ट में मैंने लिखा होता है कि जी ये मैंने करना है, लेकिन मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं वो सारी, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको जो आपका सवाल आए मैं आपके सवाल से पहले मैं जवाब आपको दे दूं। उसके लिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो टाइम टू टाइम मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी देता हूँ, व्हाट्सअप का जवाब भी देता हूँ। तो अगर किसी भाई को इससे दिल आज़ारी हो, मुझे भी तकलीफ होती है, अगर मैं किसी को मैसेज करूं और मुझे जवाब ना मिले तो मैं भी कहता हूं यार की मुसीबत है, लेकिन रियली मैं अपने टाइम की किल्लत की वजह से, टाइम ना होने की वजह से मैं आपके व्हाट्सअप और कमेंट्स को भी कोशिश तो करता हूं मैं सभी को जवाब दूं, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाता तो उसके लिए मैं एडवांस माजरत करता हूं और नाराज़ ना हुआ कीजिए मुझसे। मैं कोशिश करता हूं कि जितना भी आपके, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको एड्रेस कर सकूं, लेकिन अगर कोई चीज़ रह जाती है तो मैं करूंगा सही उसको, लेकिन फिर अगेन कि माजरत चाहता हूं कि मैं लेट हो रहा हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पावर सप्लाई को देखेंगे तो यहां पर है इसका इनपुट सर्किट, ब्रिज रेक्टिफायर। इसके बाद यहां पर आ जाता है कैपेसिटर, मेन डीसी कैपेसिटर जिसको बल्क कैपेसिटर भी कहा जाता है। और उसके बाद अब ये सर्किट में थोड़ा सा पीछे छोड़ रहा हूं, यहां पर आ जाती है हमारी स्टैंड बाई सेक्शन, स्टैंड बाई पावर सप्लाई, जो कि 4.7 4.8 वोल्ट या 5 वोल्ट ही डायरेक्ट इसको कह दे। ये 5 वोल्ट एसबी है, स्टैंड बाई वोल्टेज है। जिस तरह कंप्यूटर के अंदर स्टैंड बाई सेक्शन होती है उसी तरह यहां पर 5 वोल्ट स्टैंड बाई का सेक्शन है। ये हो गया, इसने जाके मदरबोर्ड को ऑन एक्टिव करवा दिया लेकिन फंक्शन नहीं करवाया। जब भी ये 5 वोल्ट यहां पर एक, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ये है 5 वोल्ट एसबी और आगे है ग्राउंड और उससे आगे है एसी डीसी स्टैंड बाई, एसी डीसी स्टैंड बाई। जब ये 5 वोल्ट को हम एसी डीसी स्टैंड बाई के साथ जंपर करेंगे तो ये पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। अभी ऑन होने के साथ ये 2 काम करेगी। एक तो ये इसका है पीएफसी सेक्शन, पावर फैक्टर करेक्शन सेक्शन, पीएफसी पावर फैक्टर करेक्शन सेक्शन, इस पोर्शन को हम वो कहेंगे। और ये है इसकी मेन पावर सप्लाई, जो कि इसको हम कहते हैं कि जी 12 वोल्ट 16 एम्पियर की है। इसमें आगे प्रोटेक्शन सर्किट भी हैं, वो सारा कुछ है। और आप अपनी राय का इजहार लाजमी किया कीजिए, मुझे बताया कीजिए कि यहाँ पर कमी है, यहाँ पर कोताही है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी करूँ। आप लोग जिस तरह से चाहें, जो चीज़ आपके मन में आती है कि जी, एक भाई ने कहा कि अपनी डायग्राम पहले बनाया करें, तो चले मैं अभी कोशिश करूंगा कि डायग्राम में एडवांस बना के रखूं, लेकिन साथ बनाने से ये फ़ायदा होता है कि बंदा उस पॉइंट को प्रैक्टिकली सर्किट पे भी देख रहा होता है और यहाँ पर भी देख रहा होता है। ये जो प्रैक्टिकली अगर मैं डायग्राम बना के रख लूँ ना, मैं जब ये शुरू करूंगा तो बंदे की नज़र इधर भी हो जा सकती है, तो वो ये चीज़ छोड़ देगा। और एक मुझे भाई ने सजेशन दी है कि आप एक चीज़ को बार बार दोहराते हैं, उस दोहराने का मैं सबसे पहले तो उन सब भाइयों का जो मेरी करेक्शन के लिए कहते हैं, तो उन सब का मैं थैंकफुल भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोगों की इस तरह की फीडबैक जो है वो अच्छी है। अभी मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वो एक ख़ास मकसद के लिए करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक ही दफ़ा में ये बता दूँ कि यहाँ से वोल्टेज बने, यहाँ 330 आ गए, 330 आए, यहाँ से ये बने और ये 400 वोल्ट बने और ये हो गया। अभी यहाँ पर मुझे एक चीज़ को, ये 330 वोल्ट को मुझे मजबूरन कम से कम 10 बार रिपीट करना पड़ेगा, ताकि जब मैं उस बंदे को ये चीज़, अपने व्यूअर को ये बताऊंगा, तो उसको ये पता चलना चाहिए, उसको ये चीज़ पक्की
उसके जहन में नक्श हो जाना चाहिए कि ये वोल्टेज कैसे बने, कहाँ से आए, क्यों बने। तो इसलिए मेरी मजबूरी होती है कि मैं फिर ना चाहते हुए भी उसको रिपीट करता हूँ। क्यों कि ये एक टीचिंग टेक्निक भी है कि जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हैं नए सिरे से। अभी एक बंदे को मैं ये पावर सप्लाई दिखाता हूँ, कहता हूँ कि ये इस तरह हो रहा है, जो बंदा काम जानता है। अभी एक बंदा इंजीनियर है या टेक्नीशियन है या उसने बहुत अच्छा उसको एक्सपीरियंस है, तो उसको सर्किट बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्किट देखेगा, उसको समझ आएगी जी 1 2 3 इसके अंदर ये हो रहा है। एक तरीकाकार ये होता है कि मैं बता दूं, अच्छा भाई ये फ्यूज चेक कर लो, कैपेसिटर चेक कर लो, ये रजिस्टर चेक कर लो, ये रजिस्टर चेक कर लो। अगर ये रजिस्टर उड़ गई है तो इसको चेंज कर दो। ये फ्यूज ओपन हो गया तो इसको चेंज करो। ओ भाई क्यों चेंज करो? मैंने आज तक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये एक बहुत बड़ी टेक्निक भी है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप काम कर रहे होते हैं तो अगर ये रजिस्टर जला है तो मैं हमेशा उसको देखता हूँ क्यों जला है। मैं इसको चेंज नहीं करता जब तक मैं इसके उस जड़ तक नहीं पहुँचता जहाँ से इसमें ये इल्लत आई है, जहाँ से इसमें ये दिक्कत आई है, वो क्यों आई। मैं हमेशा उस चीज़ को ढूंढता हूँ कि इसकी रीज़न क्या है। जब आप वो चीज़ देख लेंगे ना कि जी ये रजिस्टर अगर डैमेज हुआ है, PS4 के अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है, जस्ट आपका फ्यूज़ ओपन होगा या ये रजिस्टर ओपन होगी, मॉसफेट उड़ जाएगी। एक तो तरीकाकार ये है कि मैं कह दूँ ये मॉसफेट यहाँ से चेक कर लें, अगर शॉर्ट है तो ठीक है, चेंज कर दे, नहीं है तो ठीक है। नहीं, ये तरीकाकार, मेरा तरीकाकार कम से कम ये नहीं है। और मैं हमेशा जितने भी मेरे जिनको मैं सिखाता हूँ, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा आज तक यही कहता हूँ कि भाई कभी भी अपनी नज़री चीज़ तो आप देख लेते हैं, नज़र से देख लेते हैं कि ये चीज़ जल गई, डैमेज हो गई, यहाँ से मीटर ने टू की, अच्छा ये शॉर्ट है। और भाई क्यों शॉर्ट हुई? उस क्यों को ढूंढो। जब आप क्यों को ढूंढ लोगे तो उसके बाद वो सर्किट दोबारा डैमेज नहीं होगा। अभी अगर ये रजिस्टर जल गया, डैमेज हो गया, मे बी हमारा ये ट्रांसफार्मर या इसमें कोई कंपोनेंट मॉसफेट ये हीटअप हो रही है, उसकी वजह से ये रजिस्टर जला। आपने रजिस्टर फिट किया, वो 2 दिन चला, तीसरे दिन फिर से जल गया। यहाँ से कोई कंपोनेंट, कैपेसिटर लीक है, तो भाई उस रीज़न पे पहुंचो कि ये क्यों लीक है। जब आप सर्किट की बेसिक को समझ लेंगे कि जी ये सर्किट फंक्शन कैसे करता है। मज़े की बात ये है कि इसकी डायग्राम या सर्विस मैनुअल नहीं है, तो हम इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। जब आपको कंपोनेंट्स की लेआउट का पता चल जाता है तो आप उसको बड़ी आसानी से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका फंक्शन समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए है कि हमें सर्किट का लेआउट का पता होना चाहिए। और मेरा सिर्फ मोटो ये है, मैं अगर आप लोगों के साथ अपना टाइम शेयर करता हूं तो उसका मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देखे और देखने के बाद अगर वो बंदा कम से कम मेरी अगर वीडियो आधा घंटा उसने ज़ाय किया है अपने टाइम में से, तो वो ज़ाय नहीं होना चाहिए। वो आधा घंटा अगर उसने मेरी वीडियो वॉच की है तो वॉच करने के बाद वो ये ना कहे कि यार क्या बकवास है, यानी वो ये लफ्ज़ ना कहे। वो जब ये कहे, वीडियो देखे, देख के कहे वाकई यार इसमें कुछ ना कुछ हासिल हुआ है। और आपको अगर कोई चीज़ आती है, आपको मालूम है, किसी चीज़ का नॉलेज है, तो लाजमी शेयर कीजिए। चलें, बातें काफ़ी हो गई हैं, आज इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं ये बातें करना नहीं चाहता होता हूँ। आज इस पावर सप्लाई को सिर्फ हम पार्ट्स में देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे। इनको इन डिटेल मैं इसकी तकरीबन 4 वीडियोस बनाऊंगा ताकि इसको हम तसल्ली से स्टडी करें। इसमें ऊपर वाली साइड पे कंपोनेंट थोड़े हैं, नीचे वाली साइड पे पूरी दुनिया आबाद है। इस पे एक वीडियो में इसको कवर करना मैं कहता हूँ कि नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे इनपुट फिल्टर प्रोटेक्शन सर्किट आ गया, जिसमें EMI फिल्टर हैं, सर्ज प्रोटेक्टर हैं, लो वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है। इसके बाद
क्लास एक्स क्लास वाई कैपेसिटर हैं। और आगे आ जाती है हमारी, ये मैंने ब्लॉक में इसको कर दिया, आगे आ जाती है हमारी डीसी बस। डीसी बस में हमारे पास ये ब्रिज रेक्टिफायर आ गया और आगे आ गया ये कैपेसिटर। नॉर्मल क्या होता है कि जब हम ये 220 अप्लाई की तो यहां पर उसको 220 के 330 वोल्ट के लगभग हमें वोल्टेज मिलेंगे। ये वोल्टेज यहां से बने इस कैपेसिटर पर आ गए, इस कैपेसिटर पर। इन 330 वोल्ट से ये स्टैंड बाई सेक्शन ऑन होगी और 4.8 वोल्ट देगी, जिसमें 1.5 एम्पियर होगा। ये तो एक सीधी सादी बात होगी। वोल्टेज आए, रेक्टिफाई हुए, कैपेसिटर पर स्टोर किए, ये पावर सप्लाई ऑन हुई, 4.8 वोल्ट आउटपुट में मिल गए। लेकिन जिस वक्त, अभी ये हमारी लो वोल्टेज पावर सप्लाई, जिस वक्त हमने सिस्टम को ऑन करना है तो हमें 12 वोल्ट 16 एम्पियर करंट चाहिए। तो ये एक बड़ी अमाउंट है। उसके लिए क्या होगा कि पीएस ऑन कमांड आएगी, जिसको हम एसीडीसी स्टैंड बाई कहते हैं। एसीडीसी स्टैंड बाई इस बोर्ड की सूरत में वो सिग्नल आएगा, 5 वोल्ट का सिग्नल होगा, इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहां पर 2 सेक्शन है अभी। एक ये सेक्शन है जिसको पीएफसी सेक्शन कहा जाता है, पावर फैक्टर करेक्शन, और एक है हमारी मेन पावर सप्लाई। अभी यहां पर सवाल पैदा होता है कि जी ये क्यों आ गया दरम्यान में, इस पे भी हम चलेंगे। पीएस ऑन कमांड आई, पीएफसी ऑन हुआ, इसने क्या किया, 330 वोल्ट जो डीसी बस से आ रहे थे वो लिए और 400 वोल्ट बनाकर यहां पर दे दिए। इन 330 वोल्ट को इसने क्या किया, बूस्ट करके यहां पर 400 वोल्ट बना दिए इस लाइन पर, और यही 400 वोल्ट इसने इस सेक्शन को भी दे दिए। जो 12 वोल्ट 16 एम्पियर की पावर सप्लाई है इसको दिए इसने, वो वोल्टेज 12 वोल्ट 16 एम्पियर वो बना के हमें दे दिए। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों हमें लगाया। आए इस पे बात करते हैं कि पीएफसी क्यों लगाया। जब हम कहते हैं कि हमने एक पावर सप्लाई बनाई, पावर सप्लाई का सादा सा डिजाइन देख लें कि कैपेसिटर से जो डीसी वोल्टेज मिलते हैं वो कॉइल पर अप्लाई किए जाते हैं। एक दरमियान में स्विच लगा दिया जाता है, ये ट्रांजिस्टर भी होगा, आईजीबीटी भी होगा, मॉसफेट भी होगी, कुछ भी होगा। एक साइड पे ग्राउंड है तो ये क्या करेगा, इसके गेट पर एक सिग्नल देगा। हमारी मॉसफेट पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर जो है वो यहां पर सिग्नल देगी। ये सिग्नल जो आएगा ये क्या करेगा, यहां से करंट चलाएगा, वोल्टेज बनेंगे, आउटपुट में चले जाएंगे। अभी यहां पर एक बड़ी मजे की बात आती है, क्योंकि ये पावर सप्लाईज यूनिवर्सल होती हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि 100 से लेके 240 तक इसको आप वोल्टेज दे सकते हैं। जब आपने 100 वोल्ट एसी अप्लाई किए तो उसके जो डीसी वोल्टेज बनेंगे वो इस कैपेसिटर पर 141 वोल्ट वो आएंगे, और जब आपने 240 दे दिए तो उसके 339 वोल्ट बनेंगे डीसी इस कैपेसिटर पर अप्रॉक्सीमेटली। तो 100 वोल्ट पे 141 वोल्ट और 240 पे 339 वोल्ट। अभी पावर सप्लाई, इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू वो इसकी एफिशिएंसी होती है, इसके एक्यूरेसी, इसकी परफॉर्मेंस। अभी देखें यहां से जो हम वोल्टेज अप्लाई किए, जब आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं 141 से लेके 339 तक दे रहे हैं वोल्टेज। तो पावर सप्लाई को जब डिजाइन किया जाता है किसी भी पावर सप्लाई को, तो उसको वर्स्ट केस सिनेरियो में बनाया जाता है। कम से कम वोल्टेज क्या हो गए 141 वोल्ट, और मैक्सिमम आउटपुट 16 एम्पियर, 12 वोल्ट 16 एम्पियर। ये एक बहुत बड़ी अभी मुश्किल आ गई। सबसे कम वोल्टेज, मैक्सिमम आउटपुट। उस वक्त क्या करेगी ये आईसी, अपनी फुल स्विचिंग करेगी, इसका जो बेस का टर्न ऑन टाइम है वो मैक्सिमम होगा। तो थोड़ी देर के लिए ऑफ रहेगी, ज्यादा देर के लिए ऑन रहेगी। तो जब ज्यादा देर के लिए ऑन रहेगी, ज्यादा देर के लिए करंट गुजारेगी,
उससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होगा, वाइंडिंग फुली डिस्चार्ज नहीं होगी, और जब इनपुट वोल्टेज बढ़ते जाएंगे तो ये अपना ड्यूटी साइकिल कम करती जाएगी। तो इस आईसी को बहुत खुली रेंज में 141 से लेके 339 वोल्ट तक काम करना पड़ेगा, यानी इस रेंज के अंदर इस आईसी ने अपना फंक्शन करना है। इससे इसकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब होती है, इससे इसका काम करने का जो रिस्पांस है वो पूरा नहीं मिलता। इससे इसका एफिशिएंसी, जिसको कन्वर्टर एफिशिएंसी के नाम से कहा जाता है, यहाँ पर तो ये आपको 90% देगा, तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 70% हो जाएगी। इसकी रेगुलेशन सही नहीं होगी। उसके लिए क्या किया जाता है कि इन वोल्टेज को एक लेवल पर अप कर दिया जाता है, यानी ये 0 वोल्ट है तो इस लेवल पर इसको सेट कर दिया जाता है। आप कहते हैं कि 400 वोल्ट पे इसको आप रेगुलेट कर दें। इनपुट वोल्टेज चाहे अप डाउन होते रहें, लेकिन जो हमारी डीसी बस है, इनपुट वोल्टेज कम होते रहें, कोई मसला नहीं, लेकिन इस जगह पे जब इस मेन पावर सेक्शन को हमने ऑन करवाना है तो इसको एक स्टैंडर्ड वोल्टेज, ये 400 वोल्ट इसको दे दिए जाए यहाँ पर। उससे क्या होगा कि इसकी जो आईसी की ड्राइव है ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करनी पड़ेगी, इसको बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में इसको फंक्शन नहीं करना पड़ेगा इसके एसएमपीएस कंट्रोलर को। तो क्या किया जाए कि इन वोल्टेज को एक ख़ास लेवल पर एडजस्ट कर दिया जाए, एक ऐसा रेगुलेटर बना दिया जाए जो इनपुट के वोल्टेज तो कम होते रहें, ज़्यादा होते रहें, लेकिन इसको एक वर्किंग इन्वायरमेंट दे दे, एक लेवल प्रोवाइड कर दे। तो उसके लिए हमारे पास ये पीएफसी सर्किट है। आइए अभी इस सर्किट को देखते हैं और फिर इन सभी ब्लॉक्स को हम इन डिटेल अपने नेक्स्ट सेक्शंस में देखेंगे, वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको पावर सप्लाईज या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी अपने तौर पे इसको रिपेयर करने की कोशिश ना कीजिए। चलिए इसको मैं टेस्ट करने के लिए बताता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज देख लीजिए। यहाँ पर मेरे पास 231 वोल्ट आ रहे हैं, ये है एसी। और इस वक्त इस सर्किट की आउटपुट भी हम देख लेते हैं। इस सर्किट की आउटपुट में मेरे पास ये है 4.7 वोल्ट, और इस वक्त ये 12 वोल्ट टर्मिनल पे मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही। ये सर्किट काम कर रहा है। अभी पीएफसी सर्किट इस बल्क कैपेसिटर पे देख लें तो 331 वोल्ट मुझे मिल रहे हैं। इस कैपेसिटर पर मुझे 330 वोल्ट मिल गए। यहां पर कोई चीज़ नहीं है क्योंकि ये सेक्शन हमारा ऑफ है। अभी मैं क्या करता हूं, ये 5 वोल्ट को और स्टैंड बाई सेक्शन को मैं ऑन करवाता हूं। ये देखें मैंने ऑन करवाया तो 11.86 12 वोल्ट मुझे ये मिल गए इन 2 पॉइंट्स पर। ये जो इसका आउटपुट टर्मिनल है वहां पर मुझे 12 वोल्ट मिल गए। लेकिन अभी इस कैपेसिटर पर देखें, यहां पर बड़ा मजा हो रहा है। यहां पर आ गए 410 वोल्ट, मेन कैपेसिटर पर 410 वोल्ट मुझे मिल गए। मैंने जो ही पिन छोड़ी, जो आउटपुट जंपर लगाया था मैंने छोड़ दिया। जब छोड़ा तो वोल्टेज देखें डाउन होना शुरू हो गए। 375, 74, ये क्या करेगा, वापसी उसी 330 वोल्ट पे वापस आ जाएगा। इस कैपेसिटर के वोल्टेज जो हैं ये वापसी उससे 330 वोल्ट पे आ जाएंगे। क्यों कि अभी हमारा पीएफसी सर्किट ऑफ हो चुका। पावर फैक्टर करेक्शन में एक आईसी लगी हुई है, एक मॉसफेट है और कुछ कंपोनेंट है उसके साथ, एक रेक्टिफायर है। यानी आप कह सकते हैं कि वो एक स्टैंड अलोन जनरेटर लगा हुआ है। अभी देखिए ये 331 वोल्ट पे आके रुक गया। अभी मैं दोबारा से इसको ऑन करूंगा, ये देखें तो दोबारा से 411 वोल्ट पे ये रेगुलेट हो गया। अभी इनपुट वोल्टेज चले मैं चेंज करता हूं। पहले मैंने ये दिए थे वोल्टेज
पहले 230 वोल्ट पे मैंने अप्लाई किए थे। अभी मैंने इसके इनपुट वोल्टेज जो है वो कर दिए 115 वोल्ट। 220 से हम आ गए 115 पे। अभी देखिए इस कैपेसिटर पर, डीसी कैपेसिटर पर मेरे पास 163 वोल्ट हो गए। जब मैंने 220 अप्लाई की थी तो 330 वोल्ट थे। अभी मैंने यहां पर 115 वोल्ट अप्लाई कर दिए। मैंने इनपुट चेंज करके 115 वोल्ट दे दी। तो इनपुट 115 होने की सूरत में ये देखें तो इसके ये वोल्टेज क्या हो गए, 163 वोल्ट हो गए। अभी इसी 163 को हम देखते हैं। अभी देखिए उसी 115 वोल्ट पे जो मैंने 115 वोल्ट अप्लाई किए हैं तो हमारे इस कैपेसिटर पर 400 वोल्ट आ रहे हैं। अप्लाई किए हमने 115 वोल्ट, जब इस पे मैंने 220 दिए थे तब भी इस पे 411 वोल्ट थे। अगर मैंने ये 115 वोल्ट अप्लाई किए हैं तो उस वक्त भी क्या है हमारे पास 115 वोल्ट की सूरत में ये मेरे पास दे रहा है 400 वोल्ट। तो ये है पीएफसी की कहानी, पावर फैक्टर करेक्शन इसको कहते हैं। अब ये देखिए 115 वोल्ट पे मुझे 411 वोल्ट मिल रहे हैं, और अगर डीसी पे देखेंगे यहां पर आउटपुट में तो मुझे 11.86 वोल्ट मिल रहे हैं। ये है पीएफसी। अभी देखिए वोल्टेज में वेरिएशन आई कितनी, 220 से 115 वोल्ट हो गए। लेकिन पीएफसी ने, इस सर्किट ने क्या किया कि आपको आउटपुट में जो इसकी आउटपुट है, पीएफसी की आउटपुट इस सर्किट की, इसने जो वोल्टेज यहां पर दिए वो एक रेगुलेट करके दिए। अब ये सर्किट ये 330 पे भी काम करेगा, 160 वोल्ट पे भी काम करेगा। ये सर्किट चूंकि इसकी इतनी ज्यादा आउटपुट पावर नहीं है, जब हमें आउटपुट पावर ज्यादा चाहिए, अभी देखें इसकी है 5 वोल्ट है और 1.5 एम्पियर है, तो ये कोई बात नहीं, इसका कन्वर्टर काम करेगा। लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा करंट चाहिए होती है आउटपुट में, तो उस वक्त क्या होता है कि पीएफसी को यूज किया जाता है। हमारे जितने डीसी इन्वर्टर एसी हैं, आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर को चलाने के लिए जब हाई करंट चाहिए होती है तो वहां पर पीएफसी सर्किट लगाए जाते हैं। तो पीएफसी सर्किट जहां भी होगा उसका बेसिक मकसद क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल उसका क्या है कि आपके इस जो हमारी आउटपुट यूनिट है उसको एक स्टैंडर्ड आउटपुट देना, ताकि कन्वर्टर फेल ना हो सके। अभी आप अगर यहाँ पे 120 वोल्ट या 160 वोल्ट जो डीसी हैं उससे आप कन्वर्ट कराएंगे तो इस कन्वर्टर को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और यकदम से वो फ्लक्चुएशन को चेंज नहीं कर पाएगा। अब ये देखिए वोल्टेज इसके, जब हमने डाउन छोड़ दिया, इसकी आउटपुट को छोड़ दिया तो ये वोल्टेज इसके डाउन होना शुरू हो गए, जबकि इनपुट पे वोल्टेज वही 115 है, 115 वोल्ट मौजूद है। लेकिन जो इसकी ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट है वो है 160 वोल्ट, क्योंकि इनपुट वोल्टेज हमारे कम हो गए। तो इस तरह से हमारा ये पीएफसी सर्किट, इस सर्किट को, नेक्स्ट सर्किट को जो हमने यहां पे बात की थी, इस सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए अपना एक पंप लगा देगा, अपना एक जनरेटर लगा देगा, अपना एक वोल्टेज बूस्टर लगा देगा। ये वोल्टेज बूस्टर क्या करेगा, इस 330 को, चाहे यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 140 है, अभी अगर 115 दिए, 115 वोल्ट पे हमें मिले 165 वोल्ट, अगर 100 वोल्ट हो जाता है तो यहाँ पे 140 वोल्ट हो जाएंगे, 140 मिलेंगे, तब भी ये सर्किट यहाँ पर 400 वोल्ट देगा। ये है पीएफसी का काम। ये नेक्स्ट पीछे एक वीडियो में मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर पीएफसी समझ नहीं आई। तो पीएफसी का बेसिक फंक्शन, इसको हम इन डिटेल आगे देखेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। इसको मैं स्टेप वाइज इस पूरे सर्किट को डिस्कस करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है, और इसमें जो आने वाले मुमकिन फॉल्ट हैं वो क्या क्या है,
उसको हम देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई सवाल हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपकी मर्जी है। और दूसरा ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरी वीडियोस फ्यूचर में देखनी है तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।